सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। बार बार लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कराची की इतनी बात क्यों करते हैं, क्या वजह है कराची के मसले को इतना उजागर करते हैं, क्यों कराची में लोड शेडिंग की बात को इतना उजागर करते हैं। पूरे मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है, क्यों कराची में अगर पानी जमा हो गया तो आप उसकी इतनी ज्यादा बात करते हैं, क्यों कराची की इंडस्ट्रीज की इतनी बात करते हैं। पूरे मुल्क में इंडस्ट्रीज है, कराची की इंडस्ट्रीज की इतनी बात क्यों करते हैं, कराची के लिए इतनी आवाज क्यों उठाते हैं। ये सवाल पिछले कई हफ्तों से मुझसे किए जा रहे हैं। इसका जवाब बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा है कि कराची के अंदर 26,000 सनतें हैं। 70% से ज्यादा वफाक को कराची टैक्स देता है, 90% से ज्यादा टैक्स सिंध को कराची देता है। जो भी घर के अंदर कमाऊ पोत होता है उसका ख्याल रखा जाता है ताकि घर उसे अच्छे अंदाज में चले। और ये यूनिवर्सल है, ये फॉर्मूला कोई मेरा बताया हुआ नहीं, ये हमेशा से है। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि कराची जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा नौकरियां देता है, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर है, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, उसमें कचरा उठाने का मामला हो, उसमें पानी की सप्लाई का मामला हो, उसको बिजली देने का मामला हो, कोई भी मामला हो उसको कोई ओन नहीं करता। और ये ओन ना करना सबसे ज्यादा तकलीफदेह मामला है। आज हमने बहुत स्पेशल एक ट्रांसमिशन की कराची में लोड शेडिंग के हवाले से। लोड शेडिंग हो रही है, मुसलसल हो रही है। हमने देखा एक वफाकी वजीर साहब ने क्या ऐलानात किए, हुकूमती जमातों ने एहतजाज किए, अपोजिशन की जमातों ने एहतजाज किए, ओवर बिलिंग पे एहतजाज किए, लोड शेडिंग पे एहतजाज हुए, गवर्नर साहब ने मीटिंग की, सीएम साहब ने मीटिंग की, किसी के काबू में आई नहीं, किसी के काबू में नहीं आई। फिर वजीर आजम पाकिस्तान आए और उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा जबरदस्त इजलास किया। रिजल्ट जीरो। वही लोड शेडिंग, वही गैर एलानी लोड शेडिंग, किसी के काबू में ही नहीं है। कराची में एक ही है, एक कंपनी ही क्यों बिजली प्रोवाइड कर रही है और कंपनियां क्यों नहीं है। ट्रांसमिशन के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू हुई। बहुत सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली के अंदर, फिरदौस शमीम नकवी साहब। उन्होंने इंकिशाफ किया कि कराची कोई 60-70% रेवेन्यू वफाक को नहीं देता, 30% देता है। क्या उन्होंने कहा, आपको सुनवाता हूं, उनको दावत दी हुई है, वो हमारे साथ थोड़ी देर में प्रोग्राम में शामिल भी होंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए और हैरान हो जाए। कोई है मानने वाला? पीटीआई के अंदर कोई मानेगा? असद उमर साहब मान लेंगे, ये हलीम आदिल शेख साहब मान लेंगे, इमरान खान साहब खुद मान लेंगे। कराची जिसने सबसे ज्यादा पीटीआई को सीट्स दी, सबसे ज्यादा वोट्स दिए, उसके यहाँ के सबसे बड़े लीडर जो अपोजिशन लीडर है वो कहते हैं नहीं, कराची 26,000 इंडस्ट्रीज होंगी, कुछ भी होगा, लेकिन सिर्फ 30% टैक्स देता है। सनतकार मचल गए हैं, बहुत सारे फोन मेरे पास आए, बहुत सारे सियासी रहनुमाओं के कॉल्स आई कि ये क्या बात की है, ये गलती नहीं है। उनको मैंने चैलेंज दिया, मैंने उनको ये चैलेंज दिया कि एक छोटा सा मुल्क है सिंगापुर, बहुत छोटा सा, बहुत ही मामूली सा, कराची जैसे कोई 5-6 मुल्क बन जाते हैं उसके अंदर। वहां पे 12 कंपनियां बिजली प्रोवाइड कर रही हैं, 12 कंपनियां, जिस सारिफ की जो मर्जी हो उस कंपनी से वो बिजली ले, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने मानने से इंकार कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको 12 कंपनियों के नाम बताऊंगा, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपको फोन भी किया जा रहा है, आप आए और ये 12 कंपनियां मैं आपको दिखा रहा हूं जो सिंगापुर के अंदर बिजली प्रोवाइड कर रही हैं। ये लिस्ट आपके सामने है, 6 मई 2020 तक की लिस्ट है। 12 कंपनियां जो प्रोवाइड कर रही हैं उनके नाम ये हैं। पहला नाम बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर की सबसे बड़ी कंपनी है जो बिजली प्रोवाइड करती है, जिसकी मर्जी आए वहां से ले। दूसरे नंबर पे जो कंपनी है उसका नाम है डायमंड एनर्जी मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनीज 12 की लिस्ट है। अहमद दोबारा चलाइएगा, जरा देख लें, और शमीम नकवी साहब भी देख लें, मुझे यकीन है वो प्रोग्राम देख रहे होंगे, पीटीआई के रहनुमा भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे कि ये कैसी उन्होंने बात की कि यहां पे सिर्फ मोनोपोली एक ही कंपनी की होगी, के इलेक्ट्रिक ही सिर्फ बिजली प्रोवाइड करेगी, कोई दूसरी कंपनी नहीं आ सकती। लंदन के अंदर तो सिलसिला यह है कि लोग खुद बिजली बनाते हैं और सेंट्रल को प्रोवाइड करते हैं और अपना बिल शेयर कर लेते हैं, पैसे वहां से अगर उनकी ज्यादा बिजली बनती है तो पैसे ले लेते हैं। दुनिया में ये खत्म हो गया मामला। हम जब सर्च करते हैं ना दुनिया में कितने ममालिक के अंदर लोड शेडिंग हो रही है, तो सिर्फ 6-7 कंट्रीज निकलते हैं अफ्रीका के, उसके बाद इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है, और पाकिस्तान वो मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर मुल्क, वहां पर बिजली का फुकदान है। कराची में लोड शेडिंग, सनतकार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, ये सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम जो इस वक्त बात करते हैं, हम बात फिर सुनते हैं, पीपल्स पार्टी कहती है
पीटीआई की जिम्मेदारी है। पीटीआई कहती है उनकी हुकूमत थी, उनकी जिम्मेदारी है। वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी है। और इमरान खान साहब डैम बना रहे हैं, वो कह रहे हैं पिछले सारी गलतियां हुई, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन अब हम जो काम कर रहे हैं उस पर मसला हल हो जाएगा। लेकिन अभी क्या किया जाए, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, सिस्टम कैसे बनेगा, लोग कैसे बचेंगे, बिजली कैसे मिलेगी, ये रिपोर्ट देखिए। पहले तो मामला यह था कि कराची के अंदर सेंसस का मामला था, कराची के लोगों को गिना ही कम जाता था, कम गिने गए, केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर शोर मचा रही है। अब मामला यह है कि हुकूमती जमात जो है वफाक में, उसके सीनियर रहनुमा ये कह रहे हैं शमीम नकवी साहब कि यहाँ का जो टैक्स है वो भी कम है, यानी कि 70%, अगर 65-70% टैक्स देने वाला शहर वफाक को, वो कह रहे हैं नहीं 30% टैक्स दे रहे हैं। आबादी कम गिनी गई, टैक्स कम गिना गया। लेकिन बहरहाल असल मामला यह है कि इस इतने बड़े शहर के अंदर जहां 26,000 के करीब इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें से 12,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट करती है, उसके साथ ये हो क्या रहा है। बिजनेस कम्युनिटी के भी हम टाइकून्स को शामिल करेंगे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन मैं पहले केई का पोस्टमार्टम करने वाली शख्सियत जो बहुत ज्यादा केई को जानते हैं, इकराम सहगल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन रहे हैं कराची इलेक्ट्रिक के। अस्सलाम वालेकुम इकराम सहगल साहब। वालेकुम सलाम फैसल। सर मैं आपसे सवाल तो कर रहा हूं, लेकिन मैं तारुफ करवा दूं, मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं शब्बीर कायम खानी साहब, वजीर रह चुके हैं कई दफा कई महकमों के, आजकल इनका ताल्लुक पीएसपी से है, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमारे साथ रेहान हाशमी साहब मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया। लेकिन इकराम सहगल साहब, मेरा ख्याल है आपसे बेहतर कराची को भी और के इलेक्ट्रिक को कोई नहीं जान सकता। आप वो शख्सियत हैं जो एहतजाजन रिजाइन करके बाहर आ गए, 1 रुपया आप सैलरी मेरे ख्याल आप लिया करते थे जब आप काम करते थे खिदमत का, कॉन्फ्लिक्ट्स किया है, क्यों केई जो है वो इस शहर को बिजली प्रोवाइड नहीं कर पा रहा? सबसे पहली बात यह है कि काफी वजूहात हैं कराची इलेक्ट्रिक को। आप एक बात मैं स्ट्रेट अवे कर देता हूं, आप ये सोचें कि इंडस्ट्रीज आपके बंद हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स आपके बंद हैं कोविड-19 की वजह से, तो आपकी इतनी डिमांड क्यों है? जो आप बोल रहे पीक डिमांड 3200, अगर आप सही मानों में इसकी ऑडिट करवाएं, इनके कंट्रोल रूम में जाके लोड मैनेजमेंट की, आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी इनको जितना ये क्लेम कर रहे हैं कि हमें करना चाहिए नहीं है। तो हाँ, जरूर ये बात है कि फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज है, गैस की भी शॉर्टेज है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी गैप थी जितना ये क्लेम कर रहे हैं। ये सोचा समझा इसलिए है क्योंकि ये इनके पास 2 मंसूबे थे जिस पर मैंने रिजाइन किया था। एक था 9 मेगावाट प्लांट और था दूसरा 700 मेगावाट प्लांट। मैंने इनको कहा था देखें, आपके इन्वेस्टर जो शेयर होल्डर्स हैं, आप लोग ने एक पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है इनटू डेवलपमेंट ऑफ केई जब से आपने टेक ओवर किया है। जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्ट आपने लोन किया है कोई के चीजें कोलैटरल रख के, और वो लोन को रिपेमेंट के लिए आप बिलिंग को इंक्रीज करते जा रहे हैं। और आप लोग ने नेप्रा को जिस तरह प्रेशराइज किया, आपने फैक्ट फिगर दिखाए, ऑब्वियसली वो आपको और कोई चारा नहीं था कि किसी न किसी बहाने आपकी एक्सेसिव बिलिंग करता जाए। इनको ये पावर प्लांट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक का तो आप रोक भी नहीं सकते क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी, क्योंकि खैर वो रोक भी सकते हैं। दूसरी बात, सिंपल बात यह है कि आप एक यूटिलिटी कंपनी रन कर रहे हैं। देखिए, मोहनिस इलाही एज चीफ एग्जीक्यूटिव, एज अ CFO, चार्ट अकाउंटेंट, बहुत ही मेहनती आदमी है और बहुत ही काबिल आदमी है, इसमें बात नहीं। लेकिन काबिल मेहनती आदमी क्वालिफाइड भी तो होना एक यूटिलिटी कंपनी को रन करने के लिए। ये तो पूरे मुल्क का मसला है। ये कहीं के अंदर भी आ गया। बिल्कुल मसला तो है, काबिल, मेहनती, ईमानदार, लेकिन काम करने की क्वालिटीज नहीं है। जी सहगल सर, काम की क्वालिटीज नहीं। आप एक आदमी को जो क्वालिफाइड नहीं है यूटिलिटी कंपनी रन करने के लिए, आप उसको लगाते हैं मेजर यूटिलिटी कंपनी, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। क्योंकि एक यूटिलिटी कंपनी जिसके पास जनरेशन भी है, ट्रांसमिशन भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, बहुत से इदारे आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए बार बार ये लेते हैं नाम आरिफ नकवी का। अबराज जो है वो ठीक है, अबराज के पास मेजॉरिटी ऑफ दी 66.4%, इनके पास 33% थी जो उस कंसोर्शियम की मेजॉरिटी थी। मैं अगर एक छोटा सा सवाल पूछूं आपसे, आप सारे दुनिया के अंदर जाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते हैं, आपका एक पहलू तो यह है जो आप केई के हवाले से, बाकी आप इंटरनेशनली रिकग्नाइज फॉरेन पॉलिसी के बहुत सारे मामलों को देखते हैं, दुनिया में ट्रैवल करते हैं। सर ये बताइएगा, मैंने सिंगापुर की एक लिस्ट चलाई, छोटा सा मुल्क है, 12 कंपनीज वहां पे बिजली प्रोवाइड करती हैं,
लंदन के अंदर तो बहुत ही अजीब और गरीब किस्म का सिनेरियो है, जिसको चाहे बिजली बनाए और सेंट्रल को प्रोवाइड करे, फरोख्त करे। आम शहरी जो है बिजली जो है वो अपने घर में बनाकर सपोर्ट कर सकता है। पाकिस्तान में मोनोपोली के की क्यों है? यहां पे क्यों कराची के अंदर हम और कंपनीज को इनवाइट नहीं कर सकते? क्या वजह है? देखिए, इनवाइट आप बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं अभी भी बोलता हूं, और मैंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में ये भी लिखा था कि मैं बोला था आप यूटिलिटी कंपनी कराची जो है ये कराची इलेक्ट्रिक ये नेशनल सिक्योरिटी एसेट है आपकी। आप जो भी आप जितनी भी आप है, एक कंपनी को आप ये नहीं दे सकते इसलिए क्योंकि आपको बैलेंस नहीं है, अब वो कंपनी फिर वही करता है। अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी जो है बाहर रहता है जो उसका नाम कभी भी नहीं आता, उसका नाम है शान अशारी, जो है वो पाकिस्तानी है लेकिन वो है अब कैनेडियन नेशनल। वो कभी कभी आता है लेकिन आउट ऑफ रिमोट कंट्रोल एक्चुअली कंट्रोल करता है। सब लोग, क्या नाम है सर? ये एक शान अशारी। शान अशारी वो एक्चुअली कंट्रोल करता है। वो मिनिस्टर साहब को भी वही इंस्ट्रक्शन देता है। इस पर आते मैं सहगल साहब, मैं थोड़ा सा मेहमानों को भी शामिल कर लूं। मेरे साथ मियां जाहिद हुसैन साहब भी शामिल है। कायम खानी साहब आपकी इजाजत से, रेहान हाशमी साहब आपकी इजाजत से इंडस्ट्रीज का पॉइंट ले लूं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त जो रो रहे हैं, जो कोहराम मचा हुआ है, वो इंडस्ट्रीज के अंदर है। उनको टास्क मिला हुआ है एक्सपोर्ट करना है और बिजली नहीं है। जाहिद हुसैन साहब, मैं आप अभी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, मैं शमीम नकवी साहब का एक जुमला सुनाना चाहता हूं जो 2 घंटे पहले उन्होंने अदा किया है। हम उनसे कोशिश भी कर रहे हैं, राब्ता भी कर रहे हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। वो कहते हैं कराची कोई 65-70% टैक्स नहीं देता वफाक को, सिर्फ 30% टैक्स देता है। सुने जाहिद हुसैन साहब, फिर जवाब दीजिएगा। मियां जाहिद हुसैन साहब, आप लोग तो टैक्स देते ही नहीं है। आप लोग टैक्स नहीं देते इसलिए वफाक ने पैसे कम रखे हैं कराची की डेवलपमेंट के। यही वजह है कि बिजली भी आपको नहीं दी जा रही, क्योंकि आप कम टैक्स देते हैं। मियां जाहिद हुसैन साहब जी मैं बात करूं। जी बात यह है कि देखें, 4000 अरब रुपए एफबीआर ने टैक्स कलेक्ट किया है पिछले साल, और उसमें से 2600 अरब रुपया जो टैक्स है वो कराची ने दिया है। इसको आप फिगर निकाल के देख लीजिए एफबीआर के। और कराची जो है वो हर साल आपको 65% के करीब टैक्स देता है। 65 to 67% के करीब कराची का टैक्स होता है। और इसमें जब कराची इतना बड़ा रेवेन्यू आपको देता है, उसके जवाब में आप देते क्या हैं। और कराची का जो पर डे जो टर्नओवर है वो 12 अरब रुपए का है एक दिन में बाहर। अब इसके सामने जो है आप देख लीजिए कि कराची को क्या देते हैं। कराची की सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, कराची में बिजली नहीं है, कराची में गैस नहीं है, इंडस्ट्री के लिए गैस अवेलेबल नहीं है। आपने जवाब दे दिया। मियां साहब आपको यहाँ पे रोकता हूँ। ये अवामी नुमाइंदे हमारे साथ मिनिस्टर भी रहे, शब्बीर कायम खानी साहब बैठे हैं मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे रहेगा। फिर मैं रेहान हाशमी साहब का भी पॉइंट ऑफ लेता हूँ। कायम खानी साहब, कराची को देते क्या है? इन्होंने तो पता ही बिल्कुल फारिग कर दिया। मियां जाहिद हुसैन साहब ने तो कह दिया सिंपल 4000 अरब रुपए जमा किए, 2600 अरब रुपए तो कराची ने दिए, 65% टैक्स दिया। हुकूमत में जो पार्टी है उसके अपोजिशन लीडर सिंध के अंदर अभी फोन कोशिश कर रहे हैं उनसे राब्ता हो जाए। वो कहते हैं 30% से ज्यादा टैक्स नहीं देते, इसलिए आपको पैसे भी कम मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मियां जाहिद साहब ने जो बड़े कराची के सनतकार हैं, यकीन ये टैक्स भी देते हैं, और उन्होंने फिगर आपको फैक्ट्स जो आपको बता दिए हैं। मैं समझता हूँ फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हैं, या तो उन्होंने स्टडी नहीं की है या शायद उनके इल्म में नहीं है। वो अपोजिशन लीडर बने हुए हैं एक पाकिस्तान की बड़ी पार्टी की जो इस वक्त रूल कर रही है, जो हुकूमत कर रही है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ इसलिए कि कराची के शहरियों पर बजाय उनके जख्मों पर हम मरहम रखें, ये नमक छिड़कने के मुतरादिफ है कि ये कह रहे हैं कि कराची 30% टैक्स दे रहा है। पूरी एक बच्चे को पता है कि कराची इस वक्त 65 जो फेडरल और प्रोविंशियल ये जो 65% जो टैक्स दे रहा है, कि इनके नॉलेज में नहीं है, इसलिए कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। 2 साल हुकूमत आप देख लें कि इस वक्त पीटीआई की हुकूमत को जो अपना 40% जो हुकूमत का जो हिस्सा है वो मुकम्मल कर चुकी है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस, इनकी प्रोग्रेस नील बटा नील है। तो इनसे काम तो हो नहीं पा रहे। जब काम नहीं हो पा रहे तो उल्टी सीधी ये बहके हुए लोग हैं। अब इनका मेरे ख्याल में समझता हूँ, शायद ये मजाक की बात नहीं है, इनका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है। अगर इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक होता तो इस किस्म की गुफ्तगू नहीं कर रहे होते कि ये कह रहे थे कि कराची 30% टैक्स दे रहा है। ये कराची जो इतना टैक्स दे रहा है, कराची से जिसका मुल्क का पहिया चल रहा है, कराची एक बड़ा मुआशी हब है, पूरे मुल्क से लोग यहाँ पे रोजी रोटी कमाने आते हैं। एक सनती जोन है कराची। खुद आपने फरमाया कि कराची में आपने कहा कि कराची में 26,000 इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें कमोबेश 12 से 13,000 वो हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है ना। उसके बावजूद कराची का ये हाल
कि यहाँ आपके स्टूडियो तक पहुँचने में मुझे 1 घंटा लगा है, जबकि घर मेरे यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर है। रोड टूटे हुए हैं, यहाँ पर पानी नहीं निकल पा रहा है इस बारिश की वजह से। एमक्यूएम के रहनुमा हैं, उनकी जिम्मेदारी है रोड बनाने की, मेयरशिप उनके पास है, खुद भी सेंट्रल के नाजिम है, मेयर हैं। रेहान हाशमी साहब, आप लोग रोड नहीं बनाते हैं, कचरा नहीं उठाते हैं, नाले साफ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी दुश्वारी है बारिशों के सिलसिले में। और एक और बात पे भी मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगा। फिरदौस शमीम नकवी साहब कहते हैं कराची वाले टैक्स नहीं देते हैं, सिर्फ 30% टैक्स देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फैसल, मुझको 3 हिस्सों में मैं इसको डिवाइड करूंगा। पहली चीज़ तो ये कि अगर 10 साल का आप स्टैटिस्टिकल डाटा निकालें और नेशनल इकोनॉमी में जो कराची से रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 60% से लेकर 75% के दरमियान का है। इसका मतलब है कि एक ह्यूज शेयर कराची से जनरेट होता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, पोर्ट सिटी है और दीगर जो ज़राए आमदन है वो नेशनल इकोनॉमी में डालता है। यही बात तस्करा करते हैं। अब दूसरे हिस्से पर आए, पीटीआई के साथ एमक्यूएम पाकिस्तान का जो मुआहदा हुआ और जो कोलिजन बनी, उसमें कंपोनेंट था कि रीसेंसस कराए जाएंगे, क्योंकि रीसेंसस के बाद ही आप डिफाइन करेंगे कि एनएफसी अवार्ड के बाद पीएफसी अवार्ड में किस हद तक तकसीम होगा पैसा। बदकिस्मती यह है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की ताहाल मेरे ख्याल है कि 15 साल होने को हैं, एक मीटिंग भी नहीं हुई है कि जिससे तायुन होगा कि आपको कितने पैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देने। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो पैसे ही नहीं दे रहे जो कि मौजूदा आबादी के तनासुब से होना चाहिए। आज जो पैसे मिल दिए जा रहे हैं कराची को, वो तकरीबन 15 साल 20 साल पुरानी आबादी के तनासुब से दिए जा रहे हैं और जो अनजस्टिफाइड है। आबादी मल्टीप्लाई हो चुकी है, वर्टिकल एक्सपेंशन। ब्रेक ले रहा हूं, न्यूज ब्रेक के बाद हम आते हैं कराची के इस मामले को डिस्कस करते हैं, आखिर वजह क्या है, आइंदा सियासी जमातें वो क्या कहती हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब को मुसलसल हम ट्राई कर रहे हैं, वो आ जाए, उन्होंने चैलेंज किया था, मैंने चैलेंज किया था, डॉक्यूमेंट दोनों दिखा दिए, वो आए और अब जवाब दें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने आज जो हमने स्पेशल ट्रांसमिशन की कराची में इलेक्ट्रिक के मसाइल के हवाले से और किस तरह से लोड शेडिंग हो रही है, गैर एलानी लोड शेडिंग हो रही है, हुकूमत क्या कर रही है, उन्होंने 2-3 दावे कर दिए थे, चैलेंज कर दिया था, मैंने भी उन्हें चैलेंज कर दिया था। गैर महज़ब अंदाज के अंदर ये गुफ्तगू हुई जिस पर मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे चैलेंज ये किया था कि सिंगापुर के अंदर ऐसी कंपनीज़ नहीं है जो मल्टीपल कंपनीज जो है बिजली प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मैंने लिस्ट जारी कर दी, बार बार हम उनसे रब्ता कर रहे हैं, वो लिस्ट भी देख लीजिए, जवाब भी दें। मामला ये है कि के इलेक्ट्रिक की हैंडलिंग नहीं हो रही, वफाकी हुकूमत नाकाम है, तीनों चारों टीयर्स के ऊपर गवर्नर साहब कोशिश कर चुके, वफाकी वज़रा कोशिश कर चुके, प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग कर ली, एहतजाज जारी है, सारी सियासी जमातें एहतजाज कर चुकी, हो कुछ नहीं रहा। इकराम सहगल साहब ने प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर बहुत अच्छी गुफ्तगू की, मैं उनसे सोल्यूशन भी चाहूँगा, लेकिन जहाँ से बात टूटी थी वहीं पर वापस आते हैं। रेहान हाशमी साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात में मुकम्मल कर लें। कराची के अंदर ये जो सारा स्नैरियो हम देख रहे हैं, लोड शेडिंग के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से, पानी जमा होने के हवाले से, गंदगी के हवाले से, ऐसा लगता है बस ये शहर लावारिस है, इसकी हैंडलिंग नहीं होगी। जी रेहान हाशमी साहब। मैं फैसल मैं यही बता रहा था कि देखिए पीटीआई के साथ जो कोलिजन हुआ था, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बताइए बताइए बताइए। हेलो जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है। जी मैं ये अर्ज कर रहा था, देखें पीटीआई के साथ जो कोलिजन हुआ था उसकी बुनियादी उसमें एक नुक्ता ये था कि रीसेंसेस होंगे, सैंपल केस लिए जाएंगे, कराची की आबादी को सही से गिना नहीं गया है और उस ना गिनने की बुनियाद के ऊपर जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की सिस्टम ज़रीफ़ी कि सिंध हुकूमत ने कोई मीटिंग कॉल नहीं की आज तक, तो मौजूदा आबादी के तनासुब से फंड्स की एलोकेशन नहीं हो रही। फिर ऊपर से अगर सितम बालाए सितम अगर ये गलती से हुआ है नकवी साहब के कि उन्होंने 30% का है, तो वो जो मिल रहा है जो कि पिछले 20 साल पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक मिल रहा है कराची को, उसमें मजीद कटौती होगी। मुझे नहीं मालूम कि सियासी कोई स्टेटमेंट है, एनएफसी को रिड्यूस करने का कोई प्लान है, आई डोंट नो, लेकिन अल्लाह बेहतर करे कि वो आके स्टेटमेंट दें और इस बात को माने और एनएफसी के जरिए कराची को या सिंध को प्रॉपर तरीके से एलोकेशन हो। देखें कोई भी यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं, मोनोपोलाइज्ड मार्केट नहीं होती। फिरदौस शमीम नकवी साहब तो हमारे साथ शामिल नहीं हुए, लेकिन पीटीआई के बहुत सीनियर रहनुमा हैं खुर्रमशेर जमान, हर क्राइसिस के अंदर सामने आ जाते हैं, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। खुर्रमशेर जमान साहब, मैं आपको जो हमने ट्रांसमिशन की उसके अंदर जो जुमले अदा किए फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, मेरे ख्याल है वो गलती नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत डिबेट हुई, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, फिर मैं चाहूँगा कि आप इस पर जवाब जरूर दें। शमीम नकवी साहब कहते हैं कराची जो है वो 65-70% टैक्स नहीं, सिर्फ 30% टैक्स देता है,
क्या उन्होंने कहा, ये एक दफा दोबारा सुने। खुर्रमशेर जमान साहब, ये आपके अपोजिशन लीडर हैं, रहनुमा हैं, सीनियर, उन्होंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये बात की कि 30% टैक्स देता है। जो 2019 और 20 के अंदर एफबीआर ने रेवेन्यू जमा किया है तकरीबन 4000 अरब रुपए है। कराची ने जो जमा किया है, कराची से जो जमा हुआ है वो 2600 अरब रुपए है, तकरीबन 65-67% बनता है। आप क्या कहेंगे, ये ऐसा क्यों है कि कराची की बिजली का मामला हो और दीगर मामला हो, उसके अंदर हम थोड़ा सा अपने स्टैंड से पीटीआई को हटता हुआ देखते हैं, ऐसा है? खुर्रमशेर जमान साहब देखें, कराची के ऊपर तहरीक इंसाफ के अलावा आवाज उठाई किसने है? मैं ऑपोजिशन जमातों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि एमक्यूएम तो जाहिर है कि कराची में भी पावर में रही है, पीपल्स पार्टी भी पावर में रही है और अपनी कोशिशों में रही है। एमक्यूएम ने भी अपनी कोशिश की है शहर को जितना बेहतर कर सके। लेकिन देखिए, हम एज ऑफ 2020 बात करते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी का नाम क्योंकि मैं इस वजह से लेता हूँ, लोकल गवर्नमेंट है और बलदियाती निज़ाम है, वो भी तो इन्हीं के अंडर आता है ना। 12 साल से आज ये हुकूमत के अंदर है, लेकिन कल आपने पूरे शहर का हशर देखा कि हालत क्या हुई है। और आपको पता है कि $8 मिलियन जो हैं इनको वर्ल्ड बैंक से मिले हैं कि नालों की सफाई करें। सिर्फ नालों का मसला चले छोड़ देते हैं, नालों पे कहेंगे कल बारिश हुई है, पीने का पानी हो, तालीम हो, हेल्थ हो, हर चीज में हम पीछे हैं। अगर ये स्टेटमेंट भी फिरदौस साहब की तरफ से आई है कि कराची जो है वो इतना फीसद करता है और ये कहते हैं कि इतना करता है, तो देखें कराची को तो हशर इसलिए कर दिया गया ना। नहीं, मैं आपको दोबारा से दोहरा देता हूँ। असल में जो दुख की बात है ना, वो मेरा ख्याल है आप समझे नहीं, मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं कराची वफाक को कोई 60, 65, 70% टैक्स नहीं देता, सिर्फ 30% देता है। उसके हिसाब से कराची के साथ डीलिंग हो रही है। मामला ये है कि क्या 30% टैक्स देता है? नहीं, देखिए, ये तो फिगर्स की बात है, फिगर्स को सामने रखना पड़ेगा कि फिगर्स पिछले 4-5 साल का कैलकुलेशन करनी। अच्छा, आप भी जो है फिरदौस शमीम नकवी साहब वाले फिगर कोई बाय कर रहे हैं कि हाँ, आप ये कह रहे हैं 30%? पहले स्टेटमेंट पूरी होने दीजिए, फिर आप बीच में जरूर अपनी बात कहिएगा। प्लीज। मैं ये समझता हूँ कि कराची आज नहीं, पिछले वो 30-35 साल से पूरे मुल्क को चला रहा है। कराची एक पोर्ट सिटी है और निजाम सारा कराची के हाथ में ही रहे है। कराची ने हमेशा सारे मामला देखे, पूरे सूबे को चलाया है, लेकिन रिटर्न में हमेशा से कहते रहेंगे कराची के साथ जो सलूक किया गया वो सौतेली माँ का है। अगर आज लेट्स से कि फिगर्स ये सामने आ भी जाते हैं, लेट्स से एक बात कर लेते हैं कि कराची जो है इतना अपना परसेंटेज नहीं दे रहा है, तो उसकी वजूहत भी ये हुक्मरान ही होंगे, क्योंकि कराची को तो इतना परेशान किया गया ना कि इंडस्ट्रीज को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा है। कितनी इंडस्ट्रीज यहाँ से शिफ्ट हो गई, मुल्तान चले गई हैं, कहाँ चले गई हैं। सो बेसिकली आप मेरी तरफ से कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि मैं कराची के अगेंस्ट बात करूंगा और इन सारी स्टेटमेंट्स ही करूंगा। हो सकता है कि उन्होंने किसी फिगर्स की बेस के ऊपर कहा हो, लेकिन मौजूदा हालात अगर मैं आज की भी बात करूं तो देखिए, हमने यही देखना है कि कौन हुक्मरान रहे, कौन रूल करते रहे। आज भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें हमने डिमांड किया है, हम वफाक से भी डिमांड कर रहे हैं कि फौरी तौर पे एनएसटी के बाद पीएफसी को मैंडेटरी किया जाए। आर्टिकल 140A के थ्रू जो है यूनियन काउंसिल्स के थ्रू जो है उन तक पैसा आना चाहिए। अगर उन तक पैसा नहीं आएगा तो शहर की बेहतरी नहीं आ सकती। हमने तो इम्पाप पर लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को जो है उसको हमने मजबूत। चलो मैं गुफ्तगू में शामिल कर लेता हूँ शबीर कायम खानी साहब। वो तो खैर बात इधर उधर हो गई, फिगर्स वाली बात आ गई, लेकिन बहुत क्लियरिटी के साथ पीटीआई के अपोजिशन लीडर हैं सिंध के, वो कह रहे हैं 30% से ज़्यादा टैक्स दे दिया। लेकिन ये अच्छी बात है कि खुर्रमशेर जमान कह रहे हैं कि कराची के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, बात होनी चाहिए, लेकिन आवाज़ें सारे उठा रहे हैं, मुजाहरे सारे कर रहे हैं कि इसके बाद सब बैठे हुए, एपीओ भी बैठी हुई है, तो पीटीआई भी बैठे हुए, तो जमात इस्लामी भी बैठी हुई है, सारे मुजाहरे कर रहे हैं, आप भी इजलास कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, असद उमर साहब कर रहे हैं, गवर्नर साहब कर रहे हैं, सीएम साहब कर रहे हैं, पीएम साहब कर रहे हैं, लेकिन लोड शेडिंग बंद नहीं हो रही, लेकिन गैर अलानी लोड शेडिंग बंद नहीं हो रही। क्यों? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखें, कराची जो दुनिया का 7वां बड़ा बदनसीब शहर है कि जितने भी बुनियादी जो सहूलतें उनसे ये महरूम है। ये पब्लिक का एक राइट है कि पब्लिक जो टैक्स दे रही है, जो शहर में आबाद है, ख्वाह वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से आकर आबाद हो रहे हो, कराची सबका एक शहर है। और कराची जैसे खुद खुर्रमशेर जमान साहब भी कह रहे थे कि कराची पूरे मुल्क का पहिया चला के मुल्क को पाल रहा है। लेकिन कराची एक ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा शहर है और उसके साथ फिर एक कराची की खसूसियात सबको पता है। जिस तरह आपने कहा कि कराची में इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लोग आ रहे हैं रोज़ी रोटी कमाने के लिए, लेकिन अफसोस इसी बात का होता है कि ये जो आपने इलेक्ट्रिक की बात की कि जो लाइट, खाली लाइट ही नहीं, लाइट ही कराची का मसला नहीं है। कराची में मैंने बुनियादी मसाइल का जिक्र किया है कि बुनियादी मसाइल में जिसमें पीने का साफ़ पानी और लाइट नहीं है, पीने का पानी नहीं है यहाँ पर। ये तो शुक्र है कि जो हवा है ये अल्लाह के इख्तियार में, मेरे रब के इख्तियार में है, वो रब हवा चला रहा। वरना अगर इन लोगों, इन हुक्मरानों के इख्तियार में अगर ये पानी और ये बिजली होती तो शायद ये हवा भी बंद कर देते।
तो ये बड़ा एक अलमिया है कराची के साथ, बहुत बड़ा एक अलमिया है। और अब पाकिस्तान को आज़ाद हुआ आज 73 साल हो गए। 73 साल में भी आज जो आप खुद कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ये मुल्क है और अल्लाह ताला ने हर नियामत इस मुल्क को नवाजा है, उसके बावजूद भी यार आज हम कहाँ खड़े हुए हैं कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करने के बजाय हम आज सिर्फ पानी और बिजली में हम फंसे हुए हैं। दुनिया चांद पर पहुंच गई। तो ये मौजूदा जो हुक्मरान है, जो भी जिन्होंने भी हुकूमत है, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो अगर ये पीटीआई जो हुकूमत में है 2 साल से हुकूमत में, अगर ये पिछली हुकूमत पर डालें, चलो पिछली हुकूमत वाले तो सब चोर हैं मान लेते हैं, लेकिन आप भी 2 साल तो हो गए ना आपको। आपने 2 साल में क्या कराची के अवाम के लिए या मुल्क के अवाम के लिए किया है? यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे आटे का बहरान, चीनी का बहरान, गैस का बहरान, बिजली का बहरान, पेट्रोल का बहरान, बहरान ही बहरान है। तो ये मुल्क तो ये जब से ये 2 साल से हुकूमत आ रही है तो बहरान तो और ज़्यादा हो गए। फिर आपको जब लोगों ने मैंडेट दिया, लोगों आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाकर बैठाया, आपको सदर बना के बैठाया, आपके इस सूबे के गवर्नर और वफाकी वज़रा हैं आपके MNAs MPs। इसी कराची शहर की बात करें, मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कराची में आपने क्या डिलीवर किया? आपने तो कुछ भी नहीं किया है। तो कराची के अवाम तो पहले से ज़्यादा परेशान है। आज आप देखिए इस बारिश के अंदर जो सिर्फ आधे पौने घंटे की बारिश, इस बारिश में आप देखेंगे जो हाल कराची का, कराची में उस दिन जो पिछले 2-4 साल जब ये खुद मौसूफ साहब सदर नहीं बने थे आरिफ अलवी साहब, तो वो तो कश्ती रोड पे उतार के उन्होंने वो चलाना शुरू कर देते। कमर्शियल ब्रेक ले रहा हूं। कमर्शियल ब्रेक के बाद हम देखेंगे जब मईशत का जो हब है उसके साथ अगर ये सब कुछ हो रहा है तो रीजंस और शोर तो बहुत मच रहा है, इसका सलूशन क्या है, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जो कमाऊ पोत होता है उसकी कितनी मानी जाती है, उसको कितना आराम से रखा जाता है, उसकी कितनी फिक्र की जाती है, अगर उसका मूड ख़राब हो जाए तो उसको किस तरह खुश किया जाता है। कराची कमाऊ पोत है इस मुल्क का, जो 65-70% रेवेन्यू दे रहा है, लेकिन उसकी खुशी का ख्याल कोई नहीं कर रहा है। हुकूमतें, पार्टियाँ मुख्तलिफ़ किस्म के सियासी इल्ज़ामात लगा कर कराची के साथ जो कुछ कर रही हैं, ना यहाँ कोई ट्रेन का सिस्टम है, ना रोड नेटवर्क है, ना कोई पानी का सिस्टम बेहतर है, ना बिजली का निज़ाम बेहतर है। किसी शोबे में आप जाएं और बस आप रोते रहें, लेकिन आप इस जो कमाऊ पोते उसे दूध मुसलसल निकलता हुआ देख रहे हैं। आप 4,000 अरब रुपए का जो टैक्स का टारगेट था, 26,000 अरब रुपए कराची ने दिए। अब मामला यह है कि जब दहशतगर्दी वाले मामले के अंदर पाकिस्तान घिरा हुआ था तो उस वक्त एक प्लान आया, नेशनल एक्शन प्लान, और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हुए और दहशतगर्दों को ऐसी की तैसी कर दी फौज ने माशाल्लाह से। अब इस शहर को हैंडल करने के लिए क्या कोई नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है? इकराम सहगल साहब, ये जो मैंने सारी गुफ्तगू की है, हम जब भी बात करते हैं इल्ज़ामों से शुरू होता है, खामियों इल्ज़ामों के दरमियान रहते हैं। आगे बढ़ने की बात कि अगर कराची के लिए कोई नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाए कि इसकी इकॉनमी को ऐसे करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे करना है, पानी के मसले को ऐसे हल करना है और टाइम लाइन के साथ चीज़ों को ठीक करना है, तो ये बात मुनासिब है? इकराम सहगल साहब इसमें आपको तजवीज़ देंगे सर? देखिए, सिंपल बात यह है कि हम बहुत सी चीजें मिक्सअप करते हैं और हम मिक्सअप करके फिर उसको पॉलिटिसाइज करते हैं। जी हाँ। कराची एक बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसके अंदर 45% ऑफ कराची अनप्लान्ड है। इसके अंदर जितनी भी कच्ची आबादियाँ आई, टाउनशिप्स आई, इधर उधर अनप्लान्ड आई। तो नेचुरली जब कराची इलेक्ट्रिक देखें, मैं खुद जब चेयरमैन था मुझे पता था कि 3 मिलियन हमारे पास रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं, और उसके अंदर उसके अलावा 3 मिलियन जो टोटल कंज्यूमर्स में 2.3 मिलियन रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स है, 700,000 इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं और 5 लाख कुंडे होते थे उस जमाने में। ठीक है, तो नेचुरली आपके पास ये कुंडे कहाँ से आए और आप फैक्ट्री चले जाएं इब्राहिम हाइब्रिड में या इधर उधर आपको नजर आएंगे, आपको एक कराची इलेक्ट्रिक को कोई मीटर हीटर नहीं होगा वहाँ पर, आप इस तरह का प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाए लेते तो लोड वहां से हैं जी। तो आप हर चीज कराची इलेक्ट्रिक के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते थे, लेकिन आप कराची शहर की बात कर रहे हैं जी। कराची शहर उस ओनरशिप उसकी होती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की होती है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो होते हैं जो आपको लोग ला के सामने करते। देखिए, जब मुस्तफा कमाल था यहाँ मेयर, हम काफी कराची में काफी डेवलपमेंट हुई है और आप देखें सड़कें बनी, पासेस, ओवर पासेस, बाकी जो 70% जो थी वो चीजें जो ऊपर नहीं थी वो
सीवेज लाइन। तो अभी आप समझ रहे हैं कि अगर हम कोई एक्शन प्लान बनाएं और उसकी तरफ जाएं तो ये बेहतर होगा कोई फार्मूला, क्योंकि हम इल्जामात में घिरे रहते हैं। रेहान हाशमी साहब, इस पे आप कोई तजवीज देंगे किस तरह कराची के मसले को हल करें? मुझे कंप्लीट करने दें फैसल। जी जी जी, देखिए असल बात यह है कि आपको एक एक्शन प्लान बना के उस पर आपने अमल करना। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना ब्लेम करें, आप किसी को ना ब्लेम करें और एक इदारे को नहीं। कराची इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट सिवा उनकी एक टॉप मैनेजमेंट छोड़ करके बहुत अच्छी मैनेजमेंट है और बहुत अच्छे वर्कर्स हैं जो जान दे के काम करते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस बात पर खुद मैंने देखा हुआ है। लेकिन आप जरूर कराची इलेक्ट्रिक ऊपर देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस बात पर मैंने बोर्ड मीटिंग को साथ में अलाउ नहीं किया था। एक गोरा है, एक सिख है, जो है मैं इकराम सहगल साहब उनको भी पॉइंट ले लूं। रेहान हाशमी साहब का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक है, कोई एक्शन प्लान आप देख रहे हैं रेहान हाशमी साहब, कोई बनना चाहिए कराची के मसाइल को हल करने के लिए, नेशनल एक्शन प्लान टाइप की कोई चीज? देखें, नेशनल एक्शन प्लान भी मौरिज़ वजूद में इसलिए आया कि बहुत डिजास्टर लाइक सिचुएशन थी। अच्छा, ये जब सबको इदराक हो चुका है कि कराची जो कि इकोनॉमिक हब है, इसकी इस्लाह के लिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन के लिए, इसके मसाइल को हल करने के लिए, इसके इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेहतर कर रखने के लिए किसी एक्शन प्लान की ज़रूरत है और ये लोगों को पता है। और उसमें मेरे ख्याल एस्टेब्लिशमेंट को, रियासत को भी इंगेज होना पड़ेगा। एक और चीज़ इसके साथ बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब तक कि आप लोगों को काउंट नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, सेंसस जो है वो प्रॉपर तौर पे, बहुत अच्छी बात की करेंगे, लोगों आप कैसे बनाएंगे चीजों को? बिल्कुल। शब्बीर कायम खानी साहब, सेंसस होने चाहिए, दोबारा से रिकाउंटिंग होनी चाहिए, और ये जो नेशनल एक्शन प्लान या कराची एक्शन प्लान, इसकी जरूरत है आइडेंटिफाई करके इल्जामात खत्म करें और सोल्यूशन के साथ सारी पार्टीज बैठ के मसले को हल करें। देखिए, हर वो काम होना चाहिए जिससे मुल्क की बेहतरी हो, जिससे सूबों की बेहतरी हो, शहर की बेहतरी हो। खासकर फिर कराची पे आते हैं, इसलिए कि बात कराची की टॉपिक पे हो रही है और आपने इलेक्ट्रिक की बात की है, तो बिल्कुल मैंने कहा ना कि जो बेहतर काम वो करना चाहिए मुल्क और सूबों और शहरों के लिए। कराची, देखो आप इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, आपने कहा कौन इलेक्ट्रिक को लगाम देगा, और ये मामला तो हर साल हम बैठते हैं, हर साल बारिशों के अंदर खासकर इस किस्म के सवालात उठते हैं, जब इनकी इलेक्ट्रिक की नाइली की वजह से जब लोग मर जाते हैं। पिछले साल भी काफ़ी लोग मरे, और इस एक हफ्ते पहले जो बारिश हुई उस दिन भी 5 से 7 लोग हलाक हुए। टोटल 2 बारिशों के अंदर 15 लोग जहां भाग हो गए। अभी देखें ना, आप जो बात आप सिंगापुर के आपने एक एग्जांपल आपने कोट की कि वहां 12 कंपनीज काम कर रही हैं। इसे आप देखें, यूके में भी तकरीबन 60 कंपनियां हैं जो आवाम को फैसिलिटेट मतलब यानी कि वो कर रही हैं, जिसमें वहाँ की ब्रिटिश गैस है, या फिर स्कॉटलैंड उनका पावर है, एन पावर है। इसी तरह चलो उनको छोड़े, हम सिंगापुर की या बरतानिया अमेरिका की बात करें। इंडिया देखना, आपका जो पड़ोसी मुल्क है, प्रोग्राम कब खत्म हो गया? इंडिया में 12 कंपनीज हैं और इस वक्त 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर कायम खानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इकराम सहगल साहब, रेहान और खुर्रमशेर जमान साहब, मियां जाहिद हुसैन साहब। हमने इस प्रोग्राम में कोशिश की, एक बार नहीं 8 से 9 बार कॉल की फिरदौस शमीन नकवी साहब को। उन्होंने चैलेंज किया था, उनके सामने सिंगापुर की कंपनीज के नाम रखे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, मैंने साबित किया कंपनीज के नाम। शब्बीर कायम खानी साहब ने 60 से ज़्यादा कंपनियां यूके में बता दी जो बिजली प्रोवाइड कर रही हैं। अब ये अपोजिशन लीडर हैं सिंध के, दोबारा मैं मौका देता हूँ, कल प्रोग्राम में आ जाएं 4 बजे, दोबारा मौका दे रहा हूँ कि वो आएँ और जवाब दें। और साथ ही जो 30% टैक्स वाली बात की थी उस पर भी हम चाहते हैं उनसे जवाब दें। स्टडी कर लें कि कराची कितना टैक्स देता है वफाक को। उन्होंने बरबरा कहा कि 30% टैक्स देता है, मैं कहता हूं कि 60% से ज़्यादा टैक्स देता है। इस पर कल फिर हम दावा दे रहे हैं शमीर नकवी साहब को, प्रोग्राम में आए और जवाब दें। प्रोग्राम में ख़त्म करो, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।